का शुमार उन अफसानचा निगारों में होता है जिनके अफसानचे नई डगर पर गामजन हैं। हर बार कुछ न कुछ ऐसे नए तजुर्बे ज़रूर नज़र आते हैं। आइए उनका एक नया तजुर्बा सुनते हैं। एक ही मौजू पर कई अफसानचे। पहला अफसानचा उन्वान है रसूख। छत पर AK-47 लहरा रही थी। पूरी पुलिस फोर्स ने उसे अपनी निशानी पर ले लिया था। उसी वक्त एक आवाज़ उभरी। गोली चलाने से पहले ये बात अच्छी तरह जहन में रखना, उसका बहुत सियासी असर और रसूख है। इसे कुछ हो गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सारी बंदूकें झुक गईं। उसी वक्त गोलियों की एक बाढ़ आई और 8 पुलिस वाले ढेर हो गए। एम मुबीन का अगला अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ऑर्डर। छत पर AK-47 लहरा रही थी। पूरी पुलिस फोर्स ने उसे अपने निशाने पर ले लिया था। उसी वक्त एक आवाज़ उभरी, खबरदार, जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए गोली नहीं चलाना। गोली चली और उसे कुछ हो गया तो गोली चलाने वाला जिम्मेदार होगा। सारी बंदूकें झुक गईं। उसी वक्त गोलियों की एक बाढ़ आई और 8 पुलिस वाले ढेर हो गए। अब एक और अफसानचा सुनते हैं। एम मुबीन का उन्वान है खौफ। छत पर AK-47 लहरा रही थी। पूरी पुलिस फोर्स ने उसे अपने निशाने पर ले लिया था। उसी वक्त एक आवाज़ उभरी, गोली चलाना हो तो वो ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ज़िंदा बच गया तो हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाएगा। याद है ना, पुलिस थाने में इसने खून किया था और आज भी आज़ाद है। सारी बंदूकें झुक गईं। उसी वक्त गोलियों की ऊपर से एक बाढ़ आई और 8 पुलिस वाले ढेर हो गए। ना शहजाद के अफसानचे खूब होते हैं, बहुत बेहतर लिख रही हैं। कैलगरी, कनाडा से। तो आइए सुनते हैं। टेलीकास्ट। आज अपनी बेटी के घर के दरवाजे के बाहर खड़े उसके पांव कांप रहे थे। उसके पूरे जिस्म पर लर्जा सा तारी था। अंदर से उसका होनहार दामाद और उसकी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वहीं पर उसकी बेटी की दबी दबी सिसकियाँ भी सुनाई दे रही थी। वो कांपते पैरों से पलट गया। उसके दिमाग में उन गालियों की बाज़गुश्त चल रही थी जो इसका दामाद और उसकी माँ मिलकर उसकी बेटी के सामने उसे और उसकी बीवी का नाम ले लेकर दे रहे थे। अचानक 30 साल पहले का मंजर उसकी आंखों के आगे घूम गया, जब वो अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी सास ससुर का नाम ले लेकर गालियाँ दे रहा था और उसकी बीवी हाथ जोड़ जोड़ कर पालने में लेटी बेटी के मुस्तक़बिल के वास्ते दे रही थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तो उसकी लिखी हुई किस्त के लिए टेलीकास्ट हो रही है। मोना शहजाद का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बाहर वाली। उसकी शादी को आज 17 साल पूरे होने को आए थे।
مگر اکثر وہ یہ بات دہرایا کرتی تھی کہ اللہ کسی کو باہر والی کا دکھ نہ دکھائے۔ اس کی بیٹیاں اکثر اس سے پوچھتی تھیں، اماں یہ باہر والی کون ہوتی ہے؟ وہ ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ آج اس کی بیٹیاں اس کو گھیر کر بیٹھ گئیں اور مصر ہو گئیں کہ وہ انہیں باہر والی کی حقیقت بتائے۔ زینت ٹھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا باہر والی تمہاری ماں جیسی ہوتی ہے۔ بچیاں حیرانی سے بولی، اماں کیا کہہ رہی ہو؟ زینت افسردگی سے بولی، بیٹا تمہارے ابا کا رشتہ جب میرے ماں باپ نے قبول کیا تو وہ صرف اسی بات کے داعی تھے کہ ذات پات، برادریاں، قبیلوں کی تقسیم صرف انسانوں کی پہچان کے لیے ہے، ان کی تقسیم کے لیے نہیں۔ مگر شادی کے بعد مجھے میرے سسرال نے بتایا کہ میرا تعلق ان کی برادری سے نہیں ہے، اس لیے میں باہر والی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ آج 17 سال گزرنے کے بعد بھی میں باہر والی ہوں۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا تھا، شاید باہر والی کے غم میں سبھی نوحہ کناں تھے۔ ایک ہی موضوع پر دو افسانچے۔ محمد علیم اسماعیل کے قلم کا شاہکار۔ پہلا افسانچہ عنوان ہے چسکیاں۔ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ اس نے ڈی.فارم تک تعلیم حاصل کی تھی۔ لڑکے والوں کی خوب خاطر توجہ کی گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مختلف قسم کے لذیذ پکوانوں سے دسترخوان سجایا گیا۔ سبھی نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ لڑکی کی خوب تعریفیں بھی ہوئیں۔ آخر میں چائے دینے کے بعد لڑکی کچن میں چلی گئی۔ مسکراتے چہرے اور بلند ہوتے قہقہوں سے ماحول خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ پھر رشتے کی بات ہونے لگی تو جہیز کا سوال آ گیا۔ 20 تولے سونا، قیمتی فرنیچر اور دیگر سامان کی ڈیمانڈ ہوئی۔ لڑکا پاس ہی بیٹھا تھا، فیس بک استعمال کر رہا تھا۔ جہاں اب تک سبھی کے چہروں پر شادمانی اچھل کود کر رہی تھی، وہاں اب اداسی نے جالا بن دیا تھا اور دونوں جانب سناٹا چھا گیا تھا۔ لڑکی کچن سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ ادھر فیس بک پر جہیز کے خلاف ایک پوسٹ چل رہی تھی۔ اس پر لڑکے نے کمنٹ کیا، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، اور یہاں خاموش بیٹھا چائے کی چسکیوں کا مزہ لے رہا تھا۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا۔ کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا، اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ محمد
अलीम इस्माइल का दूसरा सांचा सुनते हैं। उन्वान है फैसला। देखिए साहब, अब इतना मोल तोल करने की ज़रूरत नहीं। हमारे बेटा कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी पर नहीं है, एक अहम ओहदे पर फाइज है, लाखों कमाता है। इतनी डिमांड तो कोई बड़ी बात नहीं, आप तो इससे ज़्यादा ही देंगे। लेकिन हाँ, याद रहे कि हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हमारा लड़का जिस लड़की पर हाथ रख दे वो इसकी हो जाए। आप अगले 2 दिन में हमें सोच कर बता देंगे। चूँकि लड़की को हमारा बेटा पसंद करता है, शादी वो उसी से करना चाहता है, लेकिन बाप की डिमांड के सामने खामोश बैठा था। वो मजबूर था, अपने वालिद का बेहद एहतराम करता था। अब वो भले ही एक अहम ओहदेदार बन गया था, लेकिन अब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप की मुखालफत कर सके। अचानक उसे इम्तिहान का वो सवाल याद आ गया जिसमें उसने जहेज़ एक लानत है पर 2000 अल्फाज में नहायत उम्दा मजमून कलमबंद करके अव्वल पोजीशन हासिल की थी। सलीम फारूकी अफसानचा निगारी में आगे, बहुत आगे हैं। ढेरों ढेर अफसानचे नज़रों से गुज़र चुके हैं। इस बार मैंने उनके कुछ ऐसे अफसानचे मुंतखब किए हैं जो एक ही मौजू पर है। पहला अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कसाई का शिकवा। इसका कीमा बना दो, राजा कसाई को गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देते हुए बोला। लेकिन ये तो जमा हुआ है, कसाई ने जवाब दिया। हाँ, उधर ही रख लो, जब पिघल जाए तब बना देना, मैं बाद में आ जाऊंगा, 100 रुपये लूँगा। ठीक है, बना दो, कुर्बानी का गोश्त है। क्या सारा खुद ही रख लिया था, बांटा नहीं था? बांटा था, ये तो अपने इस्तेमाल वाले में से है। राजा साहब, आप कुर्बानी का गोश्त 1-1 महीना फ्रीज़र में रख लेते हैं और मुझसे पिछले दिन का बचा हुआ भी नहीं ख़रीदते हैं। सलीम फारूकी का एक ही मौजू पर दूसरा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मैं क्यों। 30,000 का बकरा लिया, 1000 रुपये घर लाने पर खर्च हुए, 5 दिन में 4000 का चारा खा गया। कसाई ने कटाई के 2000 ले लिए, खूब गोश्त निकला। सब ने मिलकर सीखें भी बनाई और खूब मज़े किए। बच्चों की खुशी के सामने अखराजात की कौन फिक्र करे। और क़ुरबानी के बाद सफाई के लिए क्या किया? खून बाहर बहा दिया, आलाइशें सड़क पर डाल दी। अगर किसी को चंद रुपए देकर आलाइशें कचरे में डलवा देते तो कहा था जमींदार से, कमबख्त 200 रुपये मांगता था, ये मैं खर्चा क्यों करूं? सलीम फारूकी की एक ही मौजू पर तीसरी कहानी सुनते हैं। उन्वान है कुर्बानी की रूह। शेख साहब 75,000 का बकरा लाए हैं और खान साहब 80,000 का दुम्बा। गुड्लू के पास पूरे महल्ले की रिपोर्ट थी। चौधरी साहब 3 लाख का बैल लाए हैं
اور واڈیا صاحب 2.5 لاکھ کا سفید اونٹ۔ ابو، آپ یہ 20,000 روپے والا بکرا کیوں لائے ہیں؟ میں اپنے دوستوں کو کیا دکھاؤں؟ میرے قربانی کا بجٹ 50,000 تھا، 20 کا یہ بکرا لایا ہوں اور باقی 30,000 سے ایک مریض کا اسپتال کا بل ادا کر دیا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کو خون یا گوشت نہیں، قربانی چاہیے۔